नमस्ते टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और क्लास 10 सीबीएसई हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम आप लोगों की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, माय नेम इज कुमार शुभम एंड मैंने अपने ऑफिशियल चैनल पर अपने वीडियो जो पोस्ट करना शुरू कर दिया है। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं सीबीएसई सैंपल सेट 1 जो एमसीक्यू टर्म 1 का जो एग्जाम है उसके क्वेश्चंस मैं यहाँ न्यूमेरिकली सॉल्व करूंगा और उसके वीडियो पोस्ट करूंगा। तो पहला पार्ट मैंने पोस्ट कर दिया है, इट इज सेकंड पार्ट। एंड दोस्तों, आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा है आप सभी धूमधाम से दशहरा का त्यौहार मनाएंगे और जितने भी बच्चे हैं जिनका एनुअल एग्जामिनेशन आने वाला है वो कहीं ना कहीं अपने एग्जामिनेशन को भी ध्यान में रखेंगे एंड सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। This festival, Dasara, is known as the victory of good over evil. And आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। टर्म 1 एमसीक्यू का जो सैंपल सेट है जो सीबीएसई ने इशू किया था, ये है मेरे पास एक। और आशा करता हूँ कि जो बच्चे मेरा पहले एक वीडियो देख चुके हैं वो उन्हें मैंने बताया था कि जब भी आप मेरे वीडियो से कुछ देखना चाहें, सीखना चाहें, तो आप कोशिश करें कि आपके पास सैंपल सेट का एक पीडीएफ ऑलरेडी आपके पास हो। और जब आप वीडियो देख लें पूरा तो फिर कुछ देर के लिए मोबाइल अपने से दूर कर दें। दूर करने का मतलब मेरा बस इतना है कि आप इस वीडियो को ना देखें, आप दूर कर दें और फिर जब आप रिवीजन करो, जब आप कॉपी पे बनाओ, अपने नोटबुक वगैरह पे बनाओ, तो फिर आप बना लो पूरा, फिर देख लो कि आप सही हो गलत हो, आप अपना रिवीजन और रिव्यू कर लो एक बार। ओके गाइस, देन आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन नंबर 4 इज द लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस इज, ऑप्शंस आर 12 सेंटीमीटर, 12.8 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर एंड 19.2 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर दैट कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं बिल्कुल लोअर से शुरू करूंगा, एकदम निम्न स्तर से शुरू करूंगा और कोशिश करूंगा कि बहुत कम समय में आपको बहुत अधिक से अधिक समझा सकूं। उम्मीद है हिंदी भाषी और अंग्रेजी भाषी दोनों ही छात्रों को मेरे वीडियो से कहीं ना कहीं फायदा हो रहा होगा, मेरे वीडियो कहीं ना कहीं उनके लिए लाभदायी होंगे। देन इस क्वेश्चन को अगर मैं हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चों को समझाना चाहूँ, बताना चाहूँ, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, एक समचतुर्भुज के विकर्णों का माप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। उस समचतुर्भुज की ऊंचाई होगी 12 सेंटीमीटर, 12.8 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर या 19.2 सेंटीमीटर। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस सवाल में पेज कहाँ है। तो इस सवाल का पेज अगर मुझे कहा जाए बताने के लिए तो वो पेज है रोम्बस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस कहते किसको हैं। बिल्कुल नीचे से शुरू कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो में एक भी क्वेश्चन ऐसा ना आए जिसका एक पार्ट भी कवर करने से बच जाए। मैं चाहूंगा कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। पहला जो पेज है इस क्वेश्चन का वो रोम्बस है, तो मैं क्लियर करता हूं आपको रोम्बस। I hope my board is visible to all of you. This geometrical figure is called rhombus. Okay guys? If we go through the simplest definition of rhombus, then we can say that rhombus is a special type of parallelogram in which all the sides are equal and diagonals are not equal. अगर रोम्बस को हमको डिफाइन करना हो तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि रोम्बस एक विशेष प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, लेकिन उसके विकर्ण आपस में बराबर, इसको विकर्ण कहते हैं, ये आपस में बराबर नहीं होते। क्लियर? अब जरा ध्यान से समझिएगा, रोम्बस को हिंदी में समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज कहते हैं। If a rhombus has 90 degree angle or a rhombus with 90 degree angle
इज कॉल्ड ऑलवेज स्क्वायर। जब रोम्बस 90 डिग्री के एंगल पे बना हो तो उसे स्क्वायर कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। रोम्बस और स्क्वायर के बीच सबसे बड़ा फर्क यही है कि रोम्बस पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता और स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर? एंड पैरेललोग्राम में जो और खासियत है ना, जो विशेषताएं है ना, वो आपको रोम्बस में भी देखने को मिलेंगी। सच एज opposite sides are parallel. If we put a name A, B, C and D, then AB is parallel to CD and BC is parallel to AD. Okay guys? यहाँ पर इस रोम्बस में भी ऐसा ही है। पैरेललोग्राम की एक खासियत है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल A is equals to एंगल C and एंगल D is equals to एंगल B। बट रोम्बस में क्या है, ध्यान रखना है आपको कि इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। दूसरा पेज जो इस क्वेश्चन में दूसरा पेज है, वो आपको ध्यान में रखना है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ध्यान रखना है आपको कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। जो डायगोनल होते हैं ना रोम्बस के, वो एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, टुकड़े करते हैं उसके राइट एंगल पर। तो अब इस क्वेश्चन को बनाना, सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके गाइस, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी समझ पा रहे होंगे। देन नाउ आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन। यू कैन सी इजीली, यू कैन वॉच द वीडियो एंड यू कैन लर्न, यू कैन अंडरस्टैंड मच बेटर। ओके गाइस, let ABCD be a required rhombus in which AC is smaller at diagonal 24 and BD is greater diagonal which is 32 centimeter. Okay guys? ठीक है, तो अभी आपको मैंने बताया यहाँ राइट एंगल फॉर्म हो रहा है एंड ये बाइसेक्ट हो रहा है। ये एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है। इट मींस ये 12 है, ये 12 है, ये 16 है, ये 16 है। क्लियर गाइस? ओके, सबसे पहले जो हमें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए निकालना चाहिए वो ये निकालना चाहिए कि जब डायगोनल गिवन हो, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस व्हेन द डायगोनल्स आर गिवन। We can use the formula area of the rhombus is equals to half into diagonal 1 into diagonal 2, or you can say that area of the rhombus is equals to product of the diagonals upon 2. Okay guys, area of rhombus is equals to half into diagonal 1 into diagonal 2. Then we can find that 1 upon 2 upon 32 upon 20 into 24. It means the area of the given rhombus is equals to 384 centimeter square. Friends, I am writing this here rough figure. It is a rough figure. ये मैंने एक रफ फिगर बनाया है ताकि मैं आपको सही से समझा सकूं। ओके गाइस, तो एरिया हमारे पास अवेलेबल है विच इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब चलते हैं इस सवाल के, इस सवाल में अब आगे चलते हैं। तो एरिया हमारे पास अवेलेबल है, यहां मैंने लिख दिया एरिया इज इक्वल टू 304 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने अभी निकाला है। अब अगर हमें इसकी साइड पता चल जाए ना, कोई एक साइड, अभी मैंने बताया कि रोम्बस के चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। अगर हमें एक साइड पता चल जाए तो आप गौर से देखोगे कि हमें इस चार ट्रायंगल का, ये जो चार राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, उसका बेस पता चल जाएगा हमें कि उसका बेस क्या है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द बेस ऑफ रोम्बस। इस रोम्बस का वो बेस हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसको तोड़ के निकालोगे ना, यहां से कट करके निकालोगे ना, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये O,
ये सॉरी ये ए ये बी एंड लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ डायगोनल्स बी ओ। मान लेते हैं कि ये ओ है, तो यहाँ राइट एंगल फॉर्म हो रहा है एंड द ऑपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूस, और यू कैन से दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑलवेज हाइपोटेन्यूस। एंड इजीली अब आप समझ सकते हो कि ये एक राइट एंगल है जिसमें कि AO 12 है एंड OB 16 है। आपको हाइपोटेन्यूस पता करना है। मैंने अपने पहले वीडियो में भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने पाइथागोरियन थ्योरम यूज किया था। तो जिन बच्चों को भी रिवीजन करना हो, एक बार आप मेरा पहला वीडियो पहला पार्ट देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सिर्फ सॉल्व करता हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द मैं इंट्रो सीरीज लेकर आऊँगा और कोशिश करूँगा कि उसमें अधिक से अधिक टॉपिक्स को कवर कर सकूँ जो क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए, और बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं अधिक से अधिक टॉपिक कवर कर सकूँ। नाउ इफ वी गो टू फाइंड द AB, we can use Pythagorean theorem. So I am writing Pythagorean theorem using Pythagorean theorem, which is AB square is equals to AO square plus BO square. You can write AO is equals to 12 square plus BO is equals to 16 square. It means 144 plus 256. It is equals to 400 centimeter. What AB square? AB square 400 centimeter है, निकालना हमें AB है. We have to find out the AB. Therefore, AB is equals to, we can write under root 400, which is equals to 20 centimeter. It means clearly we can learn, we can understand that side AB is equals to 20. Therefore, all the sides of the rhombus 20, 20, 20, 20. Okay guys? ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। नाउ अभी मैंने आपसे बताया था कि चूंकि रोम्बस एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम होता है, वो पैरेललोग्राम है लेकिन थोड़ा स्पेशल टाइप का होता है। कुछ एक्सेप्शनल चीजें हैं इसमें। वो क्या है? वो ये है कि इसके चारों साइड बराबर होते हैं, लेकिन कहीं पर भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं होता, और जो इसके डायगोनल्स हैं वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट मेजरमेंट के होते हैं। क्लियर गाइस? ठीक। तो अब आप यूज कर सकते हैं पैरेललोग्राम का एरिया। जब आप निकालते हैं, जब आप पैरेललोग्राम का एक एरिया निकालने जाते हो तो आप यूज करते हो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। सिंस रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है तो मैं यहां लिख रहा हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम स्लैश रोम्बस इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। आप लिखते हो ऐसा? एंड वन थिंग आई वांट टू क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट हाइट एंड एल्टीट्यूड आर बोथ सेम वर्ड, बोथ कैरी सेम मीनिंग। हाइट मींस ऊंचाई एंड एल्टीट्यूड मींस आल्सो ऊंचाई। ओके गाइस? हाइट का मतलब भी ऊंचाई होता है और एल्टीट्यूड का मतलब भी ऊंचाई ही होता है। आप उसे हिंदी भाषी के क्षेत्रों के लिए मैं थोड़ा इस वक्त थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ, लेकिन आप उसे दोनों को हाइट कह सकते हैं। इसकी एक एग्जैक्ट मीनिंग होती है, यू कैन रेफर योर डिक्शनरी। ओके गाइस? देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और रोम्बस इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। नाउ वी कैन राइट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ द गिवन रोम्बस which is 384 centimeter square. Base is 20 centimeter because अभी मैंने निकाला था, मैंने आपसे क्या कहा था कि base of the rhombus is equals to the hypotenuse of one triangle. Okay guys? Then hypotenuse of one triangle is equals to 20 centimeter. Then the base of rhombus is equals to 20 centimeter. Height पता नहीं है हमें, ऐसे ही रहने देते हैं इसे, और आप लैग कर सकते हो 20 into h, where h is height of the rhombus. Okay guys? Therefore height is equals to it's a type of linear equation. You can easily understand 384.20 to 10 जा, ये डिवाइड कर दिया हमने, यहाँ से 0 पॉइंट आया
वन प्लेस आफ्टर वन प्लेस डेसिमल किया 90.2 सेंटीमीटर। इट्स परफेक्ट आंसर। ओके गाइस, देखना है कि ये किस विकल्प में लिखा हुआ है, तो हम पाएंगे कि ये डी विकल्प पर है और यही हमारा सही आंसर है। ओके गाइस, आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे और मैंने आपको बताया ही, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि बहुत जल्द सीबीएसई के मैथमेटिक्स चैप्टर के सारे चैप्टर्स के लिए एक इंट्रो सीरीज लेकर आऊंगा मैं, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में बिल्कुल कोर एरिया पर जो टॉपिक्स जितने भी हैं उसको अधिक से अधिक कवर कर सकूं, अधिक से अधिक आप लोगों तक पहुंचा सकूं, और उम्मीद करूंगा कि मेरे वीडियोस आगे भी आप लोगों के लिए लाभदायी होंगे। थैंक यू गाइस। The second question is, or the next question is, we can say that I hope you all have a PDF of the sample set, the sample question paper. Okay guys, now the question number 5 is, two fair coins are tossed. Two fair coins are tossed. What is the probability? What is the probability of getting at most one head? Your options are: option A 3/4, option B 1/4, option C 1/2, and option D 3/8। सबसे पहले मैं सवाल को इंट्रोड्यूस कर दूं गाइस। ये प्रश्न अगर देखा जाए तो क्लास 10 के प्रोबेबिलिटी चैप्टर से लिया गया है। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए प्रायिकता कह सकते हैं आप, प्रायिकता के चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। इस क्वेश्चन का मीनिंग है, टू फेयर कॉइंस आर टॉस्ड, दो सिक्कों को उछाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड? इस बात की कितनी संभावना है कि अधिक से अधिक एक हेड आए सिक्कों में? तो हम ढूंढने जाएंगे अधिक से अधिक एक। देखिए, पेच अगर समझना हो तो पेच यहां है इस सवाल में। कितने बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो यहां मिस्टेक कर जाएंगे एट मोस्ट। तो आपको मैं क्लियर कर दूं, एट मोस्ट की सार्थक मीनिंग होती है, एट मोस्ट की सार्थक मीनिंग होती है अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। लाइसेंसली हम लोग बोल देते हैं मैक्स टू मैक्स। ठीक है गाइस, तो जब हम लोग एटमोस्ट 1 देखने के लिए जाएंगे, चलो 1 इंक्लूड कर देते हैं इसके साथ, एटमोस्ट 1 देखने जाएंगे तो इसका सीधा सा मतलब है कि अधिक से अधिक 1, ज्यादा से ज्यादा 1। इसका मतलब कम हो सकता है उससे, अगर उससे कम हो तो हम ले सकते हैं। तो अगर हम लोग एक से कम प्रोबेबिलिटी में देखने जाएं तो फिर वो 0 है, नील कह सकते हो आप, ना के बराबर नहीं। यानी अगर वो अवेलेबल नहीं भी है तो हम उसको ले सकते हैं, लेकिन वो एक से कम होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। इट मींस 2 कभी नहीं ले सकते हम लोग, 3 कभी नहीं ले सकते हम लोग, 4 कभी नहीं ले सकते हम लोग। Why? Because the question says, the question asks at most 1, अधिक से अधिक एक। ये ध्यान रखना है, ये पेच है इस सवाल का। ठीक है गाइस, ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। टेकन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मान लो कि एक सिक्का आपके पास है और एक सिक्का मेरे पास है, तो आप जरा टोटल आउटकम्स की तरफ ध्यान देना कि जब आप सिक्का उछालो और जब मैं सिक्का उछालूं, ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कैसे बन सकते हैं? जो सबसे पहला हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप भी उछालो, मैं भी उछालूं और दोनों को हेड हेड आ जाए।
पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि आप उछालो तो हेड आ जाए, मैं उछालू तो टेल आ जाए, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी पे भी ध्यान दे देते हैं, वो ये हो सकता है कि आप उछालो तो टेल आए और मैं उछालू तो हेड आ जाए, ये तीसरी पॉसिबिलिटी हो गई। चौथी पॉसिबिलिटी क्या है भाई, क्या हो सकती है? तो ये हो सकती है कि आप भी उछालो तो टेल आए और मैं भी उछालूं तो टेल आए। पांचवी कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। ठीक है गाइस, इन चार पॉसिबिलिटीज में अब आप ध्यान से समझना, कहा गया था गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, कि केवल एक हेड है तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम होगा ना वो ये होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग at most one head is equals to, जरा ध्यान से देखना करेंगे, यहां दो हेड है, यहां एक हेड है, काउंट करेंगे, यहां एक हेड है, काउंट करेंगे, यहां हेड नहीं है यानी ये जीरो हेड है। अब जरा ध्यान से समझना, ये जीरो हेड है, मैंने क्या कहा था, एक से कम होगा तो हम लोग ले सकते हैं, एक से अधिक होगा तो नहीं लेंगे। इसका मतलब ये हमारे फेवरेबल आउटकम में आएगा, इसको हम लोग ले सकते हैं। एक, दो, तीन, तीन पॉसिबिलिटी हमारे फेवर में है, फेवरेबल प्रोबेबिलिटी है, फेवरेबल आउटकम है। ये जो चौथा है, कोइंसिडेंटली ये मैंने पहले लिख दिया था, तो ये जो चौथा है ना ये हमारे फेवर में नहीं है, क्योंकि यहां पर दो हेड आ रहे हैं और एटमोस्ट वन का मीनिंग टू कभी नहीं हो सकता। ओके गाइस, देन वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन हेड इज इक्वल्स टू 1 2 3 over all the chances or all the outcomes 1 2 3 4. It is perfect answer and it is written in option A. Okay guys, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है गाइज, इसी तरह से मैं आगे भी क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 के लिए कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊं और आप लोगों के लिए उपयोगी वीडियो बना सकूं, ताकि आपको भी मुझसे और मुझे आपसे कुछ सीखने को मिल पाए। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं, आपको लगता है ये आपके किसी दोस्त के काम आ सकते हैं, तो निसंदेह आप उसे शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए। और अगर आपके पास कोई सलाह है, आप मुझे कोई राय देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आइए और कमेंट करिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।